एक बार फिर से हम लोग तैयार हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु योगेंद्र के माध्यम से आपको जीएस यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्या आप तैयार हैं? आपको तैयार होना ही पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। डरिए मत, कुछ करिए और करने से ही कुछ होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। रेडी है ना? ओके, देखिए प्रश्न नंबर 1, बड़े ध्यान से गौर से देखिएगा और इसके इर्द गिर्द जो प्रश्न आपको लगे ना कि ये हमें देखने हैं, उसके आसपास के जितने ही प्रश्न हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना। प्रश्न का कंटेंट समझना केवल। जैसे आगरा किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? यानी प्रश्न क्या है, यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया इसको? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब विश्व धरोहर सूची वाला विषय ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है विश्व धरोहर से। यूनेस्को के माध्यम से विश्व धरोहर की सूची में कई अपने भारत देश के कई स्मारक ऐसे हैं जो उसमें शामिल किए गए हैं, उन सबको ध्यान करके जाइएगा। तो अब इसमें सबसे पहले निर्दिष्ट जो किया गया था उसकी बात आ रही है आगरा किले की। तो आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ये अपने आप आसपास के ऐसे मोनोमेंटम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो यानी इसकी जब ये निर्दिष्ट किया गया था वो वर्ष था 1980, 1983, 1975, 1995 में से 1983। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। चोरी की संपत्ति में आदतन सौदा करने का अपराध है। ये एक सामाजिक विषय भी है जो आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी व्यक्ति चोरी की वस्तु अगर आपको देने आता है तो आपको वो खरीदनी नहीं, लेनी नहीं किसी भी कंडीशन में। अगर आप लेंगे तो आपको नुकसान होगा बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि वो किस प्रकार का अपराध है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए, असंगे और गैर जमानती, संगे और जमानती, असंगे और जमानती, और चौथा है संगे और गैर जमानती, माने संगीन जुर्म है और उसमें जमानत भी नहीं है। आप समझ सकते हैं। तो हाल फिलहाल में जमानत होने वाली नहीं है, तो बिल्कुल भी कोई भी चोरी की चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ना खरीदना कभी किसी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टम्बलर के संस्थापक कौन है? अब टम्बलर क्या है? टम्बलर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो 2007 में बनाया गया या उसकी शुरुआत की गई थी। तो उसमें करने वाले डेविड कॉर्प, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, इन चार में से कौन था ये देखना है। तो डेविड कॉर्प ने टम्बलर की संस्थापना की थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, समझ में तो आ रहा होगा, दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरह से आपको। गलती से पढ़ाई करो बस, और गलती से सिलेक्शन भी होगा, चिंता मत करो। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोकैलेमिया के नाम से भी जाना जाता है? यानी इसे शब्द दिया गया हाइपोकैलेमिया के नाम से। अब कौन सी खनिज है जिसकी कमी से ऐसा होता है, तो वो आपको देखना है इसमें। तो फ्लोराइड, पोटेशियम, आयरन और कॉपर। तो यहाँ देखेंगे तो ये हाइपोकैलेमिया जो होता है वो कहीं ना कहीं पोटेशियम की कमी से होता है। वो किसी व्यक्ति में हो सकता है। कारण उसका ये आप देखिएगा, महसूस कैसा होगा, शरीर में जकड़न हो रहा है और सुन्नपन आ रहा है और हम लोग लेजीनेस सी आ रही है, ऐसा कुछ होने लग जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं उसकी कौन सी कमी आ रही है। तो उसमें पोटेशियम की कमी दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कमी हो जाए तो उसके कारण क्या है, कुछ समस्याएं शारीरिक पैदा होने लग जाती हैं। तो ये रक्त में ये थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। तो हाइपोकैलेमिया आप सब ध्यान में आ गया होगा, जो पोटेशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अब अर्थशास्त्र शब्द से आपको ध्यान में आ रहा होगा, यह पुस्तक अर्थ से जुड़ी हुई है। ठीक, परंतु इसमें जो लेखक हैं आपके सामने हैं भरतमुनि, व्यास, विश्वामित्र और चाणक्य। तो भरतमुनि, व्यास और विश्वामित्र ये कहीं आध्यात्मिक विषय की तरफ ध्यान जाते हुए दिख रहे होंगे आपको। पर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने इस पुस्तक को लिखा, रचनाकार चाणक्य थे, परंतु ये केवल अर्थशास्त्र संबंधित पुस्तक नहीं थी, अर्थव्यवस्था संबंधित पुस्तक नहीं थी, यह पूर्णतः राज्य व्यवस्था थी कि कोई भी राजा अपनी राज्य को कैसे संचालित करे और राजा की जो प्रजा है वो भी अपने दायित्व कैसे निर्वहन करे, ये सारे विषय इसमें दिए हुए हैं।
बहुत बेहतरीन पुस्तक चाणक्य ने लिखा, और उस समय की जो ये पुस्तक है आज भी हमारे इस व्यवस्था के अनुसार काम आने वाली चीजें हैं ये। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन किसके वेतन के बराबर होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है, दायित्व है, वो जो कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत ऑडिट ये करता है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कहाँ किस मद में खर्च कर रही है, उसका पूरा ऑडिट करने का काम करता है। तो इसका वेतन भत्ता कितना रहता है वो इसमें ऑप्शन में दिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, भारत के महान्यायवादी के बराबर और सीबीआई के निदेशक के बराबर। तो आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है इसमें ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, यानी इस कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसके बराबर, उसके समकक्ष इसका क्या होता है, वेतन होता है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि बहुत अधिक आप अच्छा कर पाएं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करेंगे तो चिंता करने से जो चीज़ आप सीखे हैं वो भी भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बस मस्त रहना है। ठीक है, घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है? यानी क्वेश्चन नंबर 7 है ये घास। तो घास में कौन सा पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो स्टार्च, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। तो इन चार में से जो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो आप देखेंगे। तो इसमें आंसर हमारी तरफ ये इसमें है, तो वो होगा सेलुलोज, जो कि घास में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, स्टार्च जो अनाज वगैरह में सर्वाधिक पाया जाता है, क्लोरोफिल तो आप जानते ही हैं पत्तियों वगैरह में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जानते पूरे संपूर्ण भोजन में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस घास की बात आएगी तो आंसर हमारा क्या होगा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? अर्थात एक तरह सोना ही है ये। आज का बड़ा समस्यात्मक विषय भी है और आवश्यकता का विषय भी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा। तो आप देखिए, जिसकी जितनी अधिक खपत होगी उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कोयले की खपत भी बहुत ज़्यादा है, परंतु हमारे यहाँ संसाधन है, ये कोयला हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। प्राकृतिक गैस की बात करें, इसकी थोड़ी सी कमी हमारे यहाँ, बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं है इसकी। पेट्रोलियम पदार्थ बिल्कुल नहीं है अपने यहाँ, जैसे प्राकृतिक गैस उसी का हिस्सा मान लो। और परमाणविक एनर्जी अर्थात कोयला को छोड़कर बाकी शेष चीज़ें हमारे पास बहुत कम हैं, तो इन सब का हम इंपोर्ट करते हैं। तो जिसे तरल सोना के नाम से जानते, तरल समझ रहे हैं आप लोग, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो क्या हो सकता है, पेट्रोलियम। आंसर हमारा क्या होगा, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ऐसा समय होता है जब संसद सत्र में नहीं होता, पर क्या करता है कि ऐसा कोई आदेश पारित करना है जो अनिवार्य है और लागू ही करना है, आवश्यकता उसकी संसद सत्र में नहीं है, तो उस समय कौन करेगा? तो उस समय ध्यान देना है, उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 114, 110 और 123। तो तुम्हें क्या लगता है? तो उत्तर होना चाहिए वैसे 123, जिसके तहत क्या करता है, वो अध्यादेश जारी करता है, ऐसा उसको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। ई लोक अदालत की बात आती है, अर्थात घर बैठे ही कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक पाथ के माध्यम से किसी भी काम को सरलता से हम कर सकें। जैसे मान के चलो हमारा कभी कोई चालान कट जाता है तो हम घर बैठे ही उसे भर सकते हैं। जैसे अगर लाइट, बिजली का बिल है, इस प्रकार की कोई समस्या, अगर बिजली का बिल हम लोग घर बैठे भर देते हैं, अगर यही चीज़ कोई अदालती विषय हो जाए तो हम घर बैठे ही उसका समाधान कर सकें, तो उसे हम ई लोक अदालत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सब समाधान कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो शुरुआत के तौर पे देखें, ये 4 राज्य आपके सामने दे रखे हैं, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। तो आंसर इसका होगा हमारा छत्तीसगढ़, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन जीवाणु अर्थात फिक्सिंग बैक्टीरिया और फलीदार पौधों के बीच संबंध किसका उदाहरण है? तो यहां किसका उदाहरण है वो आप देखेंगे, तो इसमें दिया है सहजीविता का, असहभोजता का, परिवेक्षता का और सहभोजता का। तो आंसर हमारा होगा सहजीविता का। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, फोकस करिए, यहाँ
ध्यान रखिएगा इसका, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में पूछने के लिए। अगला है, वर्तमान में भारत में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? क्योंकि जितने भी काम हैं वो कैबिनेट मंत्रालयों के माध्यम से और कैबिनेट समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए 6, 10, 12 और 8, तो कैबिनेट समितियों की बात करें तो कितनी है? 8 है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के एक नेता थे? देखिए, आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन क्या हमारे अंदर भी दो प्रकार के पक्ष होते हैं, एक गर्म स्वभाव होता है, एक नरम स्वभाव होता है। कभी कभी दो हम सोचते हैं, हमारे मन में ये भाव आता है, किसी के प्रति हम पोलाइट होते हैं, किसी के प्रति हम कैसे उग्र होते हैं। तो ऐसे ही जब आंदोलन चल रहे थे उस समय दो प्रकार के लोग थे, एक नरम थे, एक गरम थे। नरम मतलब क्या है कि सरकार के प्रति उनका जो रवैया था वो खास ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, वो सोचते थे जो कर रहे हैं ठीक कर रहे होंगे, ऐसा करके बहुत ज़्यादा आंदोलन करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। दूसरा थे गरम टाइप के, वो थे नहीं, हम उनके खिलाफ जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है ना, तो गरम दल तो गरम दल होता है। तो गरम दल में यहाँ देखेंगे जो नेता थे, उसके अलावा नरम दल में कौन नेता थे उसमें देखेंगे। तो नरम दल के नेता के तौर पे यहाँ थे, तो गरम दल में नाम सुने होंगे आपने, लालवाल पाल। तो लालवाल पाल के हिसाब से तो यहाँ दो लोग तो हैं, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। तीसरा नाम अरविंदो घोष, वो भी थोड़े उग्र टाइप के थे परंतु बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो इसमें आता है कि जो नरम दल में थे उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। ये नरम दल के गांधीवादी थे, गांधी के फॉलो करने वाले व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता का इनमें नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अशोधित जन्म दर प्रत्येक कितने, जो अशोधित जन्म दर है कितने लोगों के ऊपर एक वर्ष में जन्म को दर्शाता है? तो कितने लोगों के ऊपर दर्शाने का विषय होता है? तो 1 लाख, 10,000, 100 लोग और 1,000 लोग। तो कोई भी जन्म दर और मृत्यु दर की बात आती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो 1,000 लोगों पर होती है, प्रति हजार पर रहता है। तो आंसर क्या होगा? प्रति हजार के हिसाब से। अगला, भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जब एक्सपोर्टेशन की बात करें, अधिकांश मुख्यालयों की बात करें, तो अपना केंद्र वैसे भी दिल्ली है, तो आंसर भी हमारा क्या होना चाहिए? इसका दिल्ली होना चाहिए, इसका मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवक या फंगल संक्रमण का एक उदाहरण है? तो रोग आप जानते हैं वायरस युक्त होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं और कवक युक्त होते हैं। तो यहाँ कवक युक्त पूछा गया है। ठीक है, फफूंद हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें मलेरिया, धनुस्तंभ माने टिटनेस, दाद और रेबीज। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा हमारा दाद, क्योंकि दाद क्या है? कवक युक्त है। ठीक, बाकी शेष ये बैक्टीरिया युक्त है, रेबीज भी बैक्टीरिया का है, टिटनेस भी एक बैक्टीरिया है एक प्रकार से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक वायरस, क्या है? कवक है, फंजाई है, फंगस है। ठीक, नेक्स्ट, तो यानी ये रोग से प्रश्न है, तो रोगों से प्रश्न आना ही आना है, आप ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्न रोगों से आ जाता है, तो आप इसको करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष, माने आजकल देख रहे हैं आप लोग, भारतीय समाज ने वैश्विक स्तर पर हर जगह पर महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो उनकी संरक्षण हेतु अधिनियम पारित किए जाते हैं। तो यहाँ भी अधिनियम पारित किया गया कि किसी प्रकार से कोई घरेलू हिंसा ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए ये जो अधिनियम पारित किया गया वो वर्ष कौन सा था, ऐसा प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो 2010, 2000, 2020, 2005। तो हमारी तरफ से जो इसमें जो अधिनियमित किया गया था वो वर्ष है, आप ध्यान दीजिएगा, वो 2005। ठीक है ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट, सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है, उसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने यानी वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह किन से मिलकर बना होता है? अर्थात यह मिश्र धातु है एक प्रकार की, जो किन किन से मिलकर बनती है, जो सोल्डर कहते हैं उसको हम लोग। आजकल आपने देखा होगा जब कोई भी उपकरण आप सही कराने जाएंगे तो वहां पे सोल्डर जो जिस रख करके वो क्या है, पॉइंट लगाते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो इसमें है ऑप्शन ए सीसा और निकिल, दूसरा है सीसा और टिन, तीसरा है तांबा और टिन और चौथा है क्रोमियम और मैग्नीज। तो आपने अक्सर ये पढ़ा होगा, सीसा और टिन एक तरह से कम गलनांक वाला होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सोल्डर बनाया जाता है उससे मिल करके। तो आंसर क्या होगा हमारा? सीसा और टिन। ठीक है ना, नेक्स्ट, तो यानी मिश्र धातु परीक्षा में बहुत आती है पूछने के लिए। आप मिश्र धातु वाला जो विषय है वो आप पढ़ लेना, वो बहुत अधिक मात्रा में आने वाला है। ठीक है,
वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या कितनी है? माने उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, वो भी कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है, वो इलाहाबाद या हम लोग प्रयागराज कह सकते हैं, वहां पर है। तो कितनी संख्या है टोटल? तो 170, 160, 140 और 90। तो वर्तमान स्थिति जो बताई गई है वो कितनी है? 160। आंसर हमारा क्या होगा? 160। ध्यान रखिएगा। अगला, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी इन्फ्लेटर, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और चौथा है सकल घरेलू उत्पाद या अविस्फीति कहते हैं, जिसे डिफ्लेटर भी कहते हैं। तो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में जाना होगा, तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति की तरफ जाना पड़ेगा, जिसे डिफ्लेटर के रूप में कहते हैं। तो आंसर ये है। ध्यान रखिए, परीक्षा नजदीक है। एक मैं आपको क्लू देता हूं छोटा सा। करना क्या, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, परंतु उसमें जो ऑप्शन जो होता है एक बड़ा ऑप्शन भी होता है। तो संभावना, जो बड़ा ऑप्शन होता है ना, जो लंबाई में बड़ा दिखता है, तो बड़ा ऑप्शन के संभावना 60 से 70% सही होने की होती है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम पे नहीं आता, पक्का नहीं आता, तो कोशिश आप ये कर सकते हैं, जिसे हम तुक्का कहते हैं, तो आप इसमें लगा सकते हैं। माने बड़े के हिसाब से। समझ में आ गया बात? वो आप बाद में प्रयोग करना, पहले पढ़ाई करिएगा। अगला है, निम्न में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो संगठन द्वारा क्या है? व्यापार और विकास रिपोर्ट की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कहीं भी व्यापार चल रहा है, कोई भी विकास हो रहा है, तो इस प्रकार की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो यहां पर है एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और विश्व बैंक। तो यानी मैंने आपको अभी बताया था, इससे पहले वाला उत्तर भी बड़ा था और छोटे वाला, ये वाला भी उत्तर क्या होगा हमारा? ये व्यापार एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अंकटाड भी कहते हैं। इंग्लिश में अंकटाड भी कहते हैं। फुल फॉर्म उसकी देखिएगा, परीक्षा में बहुत आती है उसकी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो क्या करता है? व्यापार और विकास की रिपोर्ट जारी करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा उपयोगी है और आ सकता है। अगला प्रश्न, CRZ का अर्थ क्या है? माने इसको क्या करना है? फुल फॉर्म इसकी बतानी है क्या है। तो कोस्टल रिजर्व जोन, कोस्ट रिलेटेड जोन, कंजर्वेशन एंड रेगुलेशन जोन एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो इसका मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब क्या है? यहां आप जानते हैं सीमाओं की कहीं ना कहीं निगरानी की जाती है। वैसे तो हमारी तीनों फौजें तैयार हैं किसी भी काम के लिए, परंतु तब भी हमारे यहाँ सेंट्रल फोर्सेस के माध्यम से हर सीमा को कहीं ना कहीं निगरानी की जा रही है। BSF के माध्यम से, CRPF के माध्यम से, ITBP के माध्यम से, SSB के माध्यम से, असम राइफल्स के माध्यम से। ऐसे ही कोस्टल जो हो रही एरिया होता है, माने किनारे वाला एरिया होता है, तो उसको भी रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, परंतु इसका विशेष काम क्या है यहाँ पे CRZ का? यहाँ पे ये होता है, कोशिश ये की जाती है कि कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरिया है, खासकर जो तटीय एरिया है, वहाँ किसी प्रकार का ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि जो पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा है उसको बिगाड़ दे। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, खासकर पर्यावरण संबंधी विषय है, वो इसके जोन में आता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, खासकर कोस्टल एरिया में, ये रेगुलेट करना इसका काम है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? मैंने अभी आपको बताया, बार बार यूनेस्को का विषय आ रहा है। यूपी का यूनेस्को द्वारा, यूपी में यूनेस्को द्वारा जो जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में आगरा किले की बात भी आई थी, तो यहाँ पे दोबारा दूसरा स्मारक भी आ गया है। देवगढ़ स्मारक, फतेहपुर सीकरी, कुशीनगर खंडहर स्तूप और ऑल सेंट कैथेड्रल। तो आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? अर्थात अगर कोई वस्तु है, बनी हुई है, कैसी है? बनी है, प्रोडक्ट ऐसा जो बना हुआ है, जैसे हमारा कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जिसमें क्या है
कि जैसे हमारी जितनी फसलें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हैं, पर उन फसलों से कोई चीज़ निर्मित है, या हम ये कह सकते हैं कोई भी कच्चा पदार्थ है उससे कोई चीज़ बनाई जाती है, बनाकर बेची जाती है, वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो वो क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तो आप हमारा आंसर क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र। ये इंडस्ट्री एरिया मान लीजिए आप इसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन का विषय है इसमें, ठीक है ना। तो द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है? इंडस्ट्री का, निर्मित वस्तुओं को बिक्री करने का, निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने का, ये सारा काम कौन करता है? द्वितीयक क्षेत्र करता है। ध्यान में आ गया? तो ये क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, परीक्षा में बहुत आते हैं पूछने के लिए, ठीक है। अफगानिस्तान में निम्न में से कौन सा बांध भारत की सहायता से बनाया गया? दहला बांध, ग्रिस्क बांध, सलमा बांध और कजाकी बांध। तो आप देखिएगा, अफगानिस्तान में हम लोग बड़े मेहरबान हैं, भारत ने बहुत से ऐसे काम किए वहाँ के लोगों के लिए कि वो लोग आज भी कृतज्ञ हैं इस बात के लिए, हमने बहुत कुछ किया उनके लिए। जैसे मैंने एक बार और बताया था कि वहाँ की जो संसद थी, सौरा उसका नाम था, उसको भी हमने निर्मित किया 2015 में। ऐसे यहाँ पे बांध भी हमने बनाया, उस बांध का नाम है सलमा बांध, जो हमारी सहायता से उन्होंने बनाया गया है। तो कहते नहीं, जब किसी की आप सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो संभावित ऐसी स्थिति आज बन रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मुद्दा आजकल बांग्लादेश से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो हमें ध्यान देना है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने बनाया, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस और कृष्ण कुमार मिश्र। तो राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान बनाने वाले, भारतीय राष्ट्रीय गान बनाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन। ऐसे ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमारा सोनारा बांग्ला, तो वो उसके भी रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि हम, हमारे जो देश के प्रमुख व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने क्या किया, भारत का राष्ट्रगान भी बनाया और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बनाया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाल ही में क्या हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो था उसको संशोधित किया गया, और संशोधित करके दोबारा फिर अधिनियमित किया गया। तो वो कब था, ठीक है, वो कब बना? तो आरटीआई जो था 2005 में लागू हुआ, तुम जानते हो सब लोग, पर उसके बाद क्या है, ये दोबारा अधिनियमित संशोधित किया गया। तो वो कब किया गया? 2012, 2008, 2019, 2020। तो आंसर हमारा क्या होगा? 2019 में क्या किया गया? इसको संशोधित किया गया। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जिनेवा, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन हो, चाहे कोई भी, जितने भी संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं, आप उन सब के मुख्यालय आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि कोई ना कोई मुख्यालय आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया विश्व व्यापार संगठन का, WTO, तो इसमें पूछा गया, तो इसका मुख्यालय क्या होगा? जिनेवा, ठीक। कोई भी परीक्षा है, कोई भी संस्था है, कोई भी अनुसंधान केंद्र है, उनके मुख्यालय परीक्षा में बहुत आते हैं, तो आप इनको याद करिएगा, कोशिश करिए कि उनको ध्यान में रखो, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब आपातकाल उद्घोषणा चल रही हो तब निम्न में से किसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? अर्थात आपातकाल की स्थिति में इनमें से कौन ऐसा है जो क्या कर सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता हो? कौन है? भारतीय संसद को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के राष्ट्रपति को। तो यहां यह अधिकार जो प्राप्त है वो किसको? भारतीय संसद को, जो क्या कर सकती है? लोकसभा कार्यकाल बढ़ा सकती है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप, ठीक है ना। कहते हैं मुंहों का हड्डियों का इकट्ठा होकर के जो द्वीप टाइप बन गए थे उन्हें प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक। तो इसमें है माजुली द्वीप, श्रीरंगम, लक्षद्वीप और मयूर द्वीप। तो आंसर हमारा होगा लक्षद्वीप, जिन्हें हम प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2026 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता? ताइवान ट्रेवलॉग, द थिंग्स वी नेवर से, नॉट अ रिवर, अ लिटिल लाइफ। तो जहां तक जानकारी है अभी हाल ही में मिला है। आप करंट के जो भी पुरस्कार हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, चाहे बुकर पुरस्कार हो, चाहे ग्रैमी पुरस्कार हो, चाहे ऑस्कर पुरस्कार हो, ये सारे पुरस्कार आप अभी एक बार देख कर जाइएगा, क्योंकि ये पुरस्कार संभावित परीक्षा में आपके में आ सकते हैं। जैसे ये आपके सामने दे रखा है, तो इसका उत्तर होगा हमारा ताइवान ट्रेवलॉग। तो ताइवान की एक
लेखिका शायद योंग सॉन्ग हैं, उन्होंने ये शायद मुझे लगता है ये पुस्तक का रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? यानी भारत के साथ ये जो सैन्य अभ्यास है, क्योंकि सैन्य अभ्यास भी परीक्षा में बहुत आ रहे हैं आजकल, तो आप ध्यान रखिए सैन्य अभ्यास भी क्या है। भारत के साथ कोई भी सैन्य अभ्यास, चाहे वो रूस के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे मालदीव्स के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, या कोई भी देश हो उसके साथ हो, तो कौन सा उसका नाम है, ठीक है, कौन सा अभ्यास उसके साथ हुआ है वो आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आता है। तो यानी ये एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो किसके साथ हुआ है? वो मालदीव्स के साथ हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक व्यापारिक निकाय से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन किया? देखिए, अंग्रेज भारत आए, उनका उद्देश्य था व्यापार करना, परंतु वो यहाँ स्थायी हो गए यहाँ की स्थिति के अनुसार। वहाँ स्थिति देखी उसने, उन्होंने कहा यहाँ तो सारा काम हम चला सकते हैं, यहाँ तो क्या कर सकते हैं, सत्ता भी अपने हाथ में ले सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा उत्तर होगा 1773, जब उन्होंने क्या किया, व्यापार से सत्ता क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है ना। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हम किसी भी उत्पादन में कौन से स्थान पर हैं, विषय परीक्षा में आने वाला है, और हमारी समझ जरूरी, जानना भी जरूरी है कि हमने क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या उत्पादन करते हैं, और किस किस में हम अग्रणी हैं और किस में हम पीछे हैं। अगर पीछे हैं तो क्यों? क्योंकि विषय अर्थव्यवस्था का है, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है जिस चीज़ों में हम पीछे हैं उनको कैसे भी करके आगे लेके जाएं। और चाइना ने ऐसा किया, इसीलिए आज वो क्या है, वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे उत्पादन क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कच्चे माल उत्पादन करने में या कच्चे माल से बनी हुई चीज़ों को बनाने में, वो दोनों में आगे निकल गया है। आज वो अमेरिका को एक तरह से पीछे छोड़ रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी ऐसी बनती है कि हम भी जिन काम में हम कमजोर हैं उस काम में अग्रणी भूमिका में आए, और कभी भी कृषि को कमजोर ना समझें। कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है, और सारे युवा जितने भी हैं नौकरी की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है। अगर भविष्य में कभी कुछ ना हो पाए तो आप इस सेक्टर में जरूर आना, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट से ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, तो हम सब्जी उत्पादन में कौन से नंबर पर हैं? दूसरे स्थान पर है। हम ऑल ओवर सब्जी उत्पादन में दूसरे नंबर पर, और पहले स्थान पर कौन हो सकता है आप समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता, अर्थात वायरस युक्त कोई ऐसा इन चार में से है जो वायरस से नहीं होता, वो कौन सा है? एड्स, एबोला, सॉर्स। ठीक है ना, एबोला है आजकल बड़ा खतरनाक वायरस चल रहा है, ये एबोला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसे हम कह सकते हैं कोरोना चला था ना, उसी प्रकार से एबोला भी एक खतरनाक वायरस है। ठीक है, बल्कि इसका जो मरने का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे बात आ रही है विषाणु से नहीं होता, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मलेरिया क्या है, विषाणु जनित नहीं है, कैसा है, बैक्टीरिया जनित माना जाता है। ठीक है, उत्तर हमारा क्या होगा? ये रोग संबंधी प्रश्न आप जरूर करके जाइएगा, एक बार अभ्यास करिएगा उन चीज़ों का, और कोशिश करिएगा आप अधिकांश चीज़ों को माइंड में रखें और किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है, वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकरदेव किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? वैष्णववाद है, वैष्णव जन के रूप में शंकरदेव का नाम बहुत बड़े स्तर पे आता है। आप इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि बहुत बड़े भगवान विष्णु के उपासक माने जाते हैं। तो कहाँ से हैं? तो केरल, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो उत्तर होगा शंकरदेव हैं असम से। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे भारत से गुजरती हो, या देश से गुजरती हो, या विश्व से गुजरती हो, या एशिया से गुजरती हो, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कितने अपने जो एशिया महाद्वीप में कितने देशों से गुजरती है? तो आंसर 9, 8, 7, 6। तो आंसर क्या होगा हमारा? 8। ठीक है ना। अब आपका काम ये है कि उन 8 कौन से देश हैं उनको सर्च करो, उनको एक तरह से क्रम तरह से लिखिए। कभी कोई प्रश्न ये भी आ जाता है कि दक्षिण यानी पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए, या पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए। रीजनिंग का विषय भी हो सकता है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट,
किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, दुनिया इलेक्ट्रीफाइज हो रही है एक तरह से, तो इस सेक्टर में हमें बहुत अधिक मात्रा में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग हर जगह से देखा है, नोएडा भी काफ़ी अच्छे स्तर पर आगे बढ़ रहा है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ये चारों स्थान ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं, परंतु बहुत समय से नंबर 1 पे चल रहा है, या जहां बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रीफाइड पूरा विषय हो चुका है, तो वो स्थान है, आप जानते हैं, बेंगलुरु। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, सिलिकॉन प्लेस कहा जाता है एक तरह से उसको, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी क्या 38 क्वेश्चनों का अभ्यास किया, तो आप 38 गुणा 5 कर दीजिए, पर डे 5 प्रश्न और एक्स्ट्रा करिए उसके आधार पर। ठीक है, अगर ऐसा पर डे करेंगे तो मुझे लगता है 10 दिन के अंदर बहुत कुछ आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, तैयारी आपको करनी है, 10 दिन बचे हैं हद से हद, और या हो सकता है और कम बचे हों, तो आप कोशिश करिए, अधिक से अधिक करिए। ठीक है, डरना नहीं, चिंता नहीं करनी, अभ्यास अधिक करना है, जितना भी हो आप ऑप्शनल में जाइए, ऑब्जेक्टिव में जाइए। जब आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ करके फिर सब्जेक्ट में जाइएगा, तो आपकी पढ़ाई का स्तर थोड़ा अलग होना चाहिए, और कोशिश करेंगे तो जीत अवश्य होती है, और चाह है वहाँ राह है, और जीत आपकी अवश्य होगी, ये निश्चित आप ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखिए, मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो कमेंट में बताइए, और इसमें कोई भी चीज़ है, कुछ जोड़ना हो या कुछ अलग हमें करके बताना हो तो आप हमें बताइए ज़रूर। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए, लाइक भी करिए, और जिससे कि हम बहुत अच्छा और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। जय हिंद, जय भारत।